वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मेरा नाम सी अंकित लिल्हा है और लिल्हा एजुकेशन सेंटर के इस लाइव क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th की एक शानदार जर्नी को शुरू करने वाले हैं। हाँ, आपको बता दें, क्लास 11th कॉमर्स बहुत ही सिंपल सा एक स्टेज है जिसको अगर आप थोड़ी डेडिकेशन और थोड़े लॉजिक्स के साथ में अगर आप पढ़ेंगे तो आप बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अंदर में आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों ही चाहिए होगा। ठीक है, लिल्हा एजुकेशन सेंटर कैसे पढ़ाएगा, हम आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, अजय सर आपको कौन कौन सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, हम सबसे पहले आपको इसके बारे में गाइडेंस दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको सबसे पहले एक ओवरव्यू दे देते हैं अपने सिलेबस का। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग ये बात करें कि हम लोग आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं या पढ़ाएंगे, तो हम लोग आपको पढ़ाएंगे आपके जो 3 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो। ये 3 कोर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? आपकी ये 3 कोर सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटेंसी, जो आपके लिए इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से एक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स और थर्ड सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज। तो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें से 2 सब्जेक्ट्स जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। मेरा नाम मैंने आपको बताया कि माय नेम इज सी अंकित लिल्हा। आई एम a chartered accountant by profession as well as a very passionate teacher, and मैं आपको जो पढ़ाऊंगा it will be business studies। अजय लिल्हा सर who is an expert in accounting, वो आपको पढ़ाएंगे अकाउंटेंसी वाला पार्ट। हम लोगों की जो क्लासेस की टाइमिंग हुआ करेगी वो क्या रहेगी? हम लोगों की जो क्लास टाइमिंग होगी वो होगी फ्रॉम 6:30 PM पे अपनी ये क्लासेस शुरू हुआ करेंगी। ठीक है, तो द क्लास टाइमिंग इज फ्रॉम 6:30 PM। सर कब तक? जब तक है जान। बेसिकली अगर कहें तो इट विल कंटिन्यू अप टू 7:45 और 8 PM। यूजुअली 7:45 तक, कभी जरूरत पड़ी तो 8 PM तक। ये अपनी क्लास की टाइमिंग होगी। आपको स्टडी मटेरियल कौन सा रेफर करना होगा? अभी कोर्स के बारे में आपको गाइड करेंगे, बट आपको स्टडी मटेरियल कौन सा रेफर करना होगा? स्टूडेंट्स, स्टडी मटेरियल आपको हम लोग 100% प्रोवाइड कराएंगे। अभी फिलहाल आपको सॉफ्ट कॉपीज प्रोवाइड होंगी और बाद में जैसे ही लॉकडाउन लिफ्ट अप हो जाता है, जो हमसे फेस टू फेस पढ़ते हैं या ऑनलाइन लाइव पढ़ते हैं, उन सभी को हमारे अपने स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे हम आपको दिखाएं हमारे एक स्टडी मटेरियल का कोई सैंपल, हम अगर आपसे अपने स्टडी मटेरियल का कोई एक सैंपल शेयर करें तो देखिए ये रहा। कुछ इस तरीके से आपको हम लोगों की स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड की जाएंगे। देखिए, ये है अपना पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल, इनफैक्ट जिसकी मदद से आज हम लोग पढ़ने भी वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी आवर एंटायर स्टडी मटेरियल। ठीक है, कुछ और स्टूडेंट्स ने अभी सेशन ज्वाइन किया है एंड आई थिंक दे आर फेसिंग द सेम इश्यू ऑफ नॉट बीइंग एबल टू हियर। ठीक है, और भी लोगों ने सेशन ज्वाइन कर लिया। आई हैव जस्ट स्टार्टेड विद द सेशन जिसके अंदर में हम आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहे थे टू ऑल दोज हु हैव जॉइन्ड राइट नाउ। तो ये अपने पूरे के पूरे क्लासेस का फॉर्मेट रहेगा। तो स्टडी मटेरियल्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ
हम लोग आपको स्टडी मटेरियल हर एक चीज़ का प्रोवाइड कराएंगे और ये स्टडी मटेरियल बहुत ही अच्छे से, बहुत ही समराइज्ड एज वेल एज एग्जॉस्टिव वे में डेवलप किया गया है, जिससे आपकी पूरी तैयारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपना स्ट्रक्चर हो गया एक बेसिक। तीनों सब्जेक्ट्स आपको ये पढ़ाए जाएंगे। ये हो गई अपनी फिलहाल की क्लास की टाइमिंग। लेटर ऑन इसको रिवाइज किया जाएगा ऑब्वियसली एज सुन एज वी कम ऑन टू द फेस टू फेस सेशंस। एंड स्टडी मटेरियल्स आपको हम लोग तीनों ही सब्जेक्ट्स के खुद हम लोग प्रोवाइड कराएंगे इन सॉफ्ट कॉपी एज वेल एज इन हार्ड कॉपीज। ये दोनों ही आपको हम लोग की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। आइए और कुछ बातें जान लेते हैं। फॉर्मेट क्या होगा हम लोगों की क्लासेस का? फॉर्मेट क्या होगा हम लोग की क्लासेस का? फॉर्मेट कुछ ये होगा कि वी विल बी टेकिंग लाइव क्लासेस। हम लोगों की लाइव क्लासेस चलेंगी। इन लाइव क्लासेस के दौरान यू ऑल कैन आस्क योर डाउट्स। आप डाउट्स पूछने के लिए यूजुअली चैट सेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग चाहें तो माइक का भी यूज कर सकते हैं, बट माइक में कभी कदार प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ स्टूडेंट्स उतना क्लियरली नहीं कह पाते हैं या फिर उनका जो बैकग्राउंड नॉइज है वो आता है, इस वजह से यूजुअली हम लोग चैट सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आपका वीडियो जैसे आप लोग इस समय देख रहे होंगे कि ऑफ है, तो वीडियोस यूजुअली हम लोग ऑफ रखते हैं ताकि आपकी भी अपनी एक प्राइवेसी जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगी। ठीक है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अपनी लाइव क्लासेस होंगी, बट एक बहुत ही शानदार फीचर है जो और हम लोग ऑफर करते हैं। ये जो पूरा 100% अपना सेशन है, दिस इज 100% रिकॉर्डेड एज वेल। तो आपको 100% बैकअप फैसिलिटी भी मिलती है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ रहे हैं, शायद कभी इंटरनेट में कोई इशू आ गया, कभी किसी दिन डिवाइस फ्री नहीं रहा जिससे आप देखते हैं क्लास, तो कोई सा भी इशू आ सकता है। हाँ, आपको बताएं, आपको 100% बैकअप मिल जाएगा। मतलब ये जो एंटायर लेक्चर आप सुन रहे हैं, ये आप दोबारा से एक बार रिवाइज कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं अगर आपका मिस हो गया तो, और जितनी बार आप रिवाइज करना चाहें उतनी बार रिवाइज कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको कहाँ पे अवेलेबल होती है? आप हमारा एक ऐप डाउनलोड करते हैं लिल्हा एजुकेशन सेंटर का, उस पर आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है, जिसके अंदर आप जितनी भी सेशंस हैं वो वापस से पढ़ सकते हैं, उनको रिवाइज कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल्स भी हम लोग आपके साथ में अपने ऐप के थ्रू और अपने वेबसाइट पर हम लोग शेयर करते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारे पढ़ाने का तरीका था। हम आपको ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, जिसमें अजय लिल्हा सर आपको अकाउंटेंसी पढ़ाएंगे। हमने अपना नाम बताया सी अंकितला, मैं आपको इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाऊंगा। क्लासेस की टाइमिंग जो फिलहाल की होगी वो हमने आपसे डिस्कस किया। स्टडी मटेरियल्स हमने कहा कि अभी आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपके मन में सवाल आए कि सर आप कौन सा स्टडी मटेरियल रेफर करेंगे, तो हाँ, आपको बताएं, हम अपना खुद का बनाया हुआ स्टडी मटेरियल रेफर करेंगे, विच आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम पास्ट मेनी टाइम्स इन प्रोफेशनल कोर्सेज एज वेल एज इन अकेडमिक कोर्सेज। प्रोफेशनल और अकेडमिक दोनों ही में पढ़ाते आ रहे हैं। फॉर्मेट अपना लाइव क्लासेस का है, जिसके अंदर में आप डाउट्स अपने चैट सेक्शन के थ्रू पूछ सकेंगे। आपको बैकअप फैसिलिटी मिलेगी कहाँ पर? हमारे ऐप पर। ये ऐप आपको गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड करके इसमें वीडियो सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इसके रिगार्डिंग भी हम लोग आपको गाइड कर देंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आपके पास हमारे कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट्स होंगे, उससे आप पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के साथ में, तो पूरा इकोनॉमिक्स आपको हम ही पढ़ाएंगे। तो इनफैक्ट उसका सबसे पहले एक सिलेबस डिस्कशन हम आपको बता दें कि सिलेबस किस तरीके से होने वाला है, फिर इसके बाद हम लोग आज की पढ़ाई चालू करेंगे। बट एक बार हम आप सभी से जानना चाहेंगे कि आप सब लोगों से जितना अभी तक हमने डिस्कस किया, क्या ये क्लियर है? आप सभी लोगों से एक बार हम पूछना चाहेंगे कि जितना अभी तक हमने आप लोगों से डिस्कस किया, ये क्लियर है? अच्छा, एक स्टूडेंट अभी ज्वाइन कर रहा है, उसको थोड़ी दिक्कत हो रही है। आई विल जस्ट हेल्प हिम आउट। प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ठीक है, एक स्टूडेंट है श्रेयांश, वो ज्वाइन कर रहा है, उसको हम थोड़ा हेल्प आउट कर देते हैं प्लीज। Everybody else who is clear? तो श्रेयांश इज ज्वाइनिंग, उसको भी अगेन वही ऑडियो ज्वाइन करने में इश्यू हो रहा है। यूज चैट बॉक्स, यू कैन यूज चैट बॉक्स।
ओके, हर किसी का यस आ गया है। Now I'll just start with syllabus discussion. श्रेयांश, प्लीज आंसर फास्ट सो दैट आपकी भी हम हेल्प कर सकें। Okay. I'll just ask our counselor to help him. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आइए भाई, सबसे पहले एक सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। ये है अपना पूरा क्लास 11th का सिलेबस। आपके क्लास 11th के इकोनॉमिक्स के सिलेबस में दो सब्जेक्ट्स हैं या दो टॉपिक्स हैं जो कि कवर अप होते हैं। योर क्लास 11th इकोनॉमिक्स स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, दो टॉपिक्स हैं जो कि कवर अप होते हैं, दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर आईएससी इट इज स्टैटिस्टिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स, माइक्रो और मैक्रो तीनों हो जाता है आईएससी के अंदर में, बट आई सपोज वी हैव अ मेजॉरिटी ऑफ सीबीएसई, तो इट इज स्टैटिस्टिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, दो टॉपिक्स हैं आपके क्लास 11th के अंदर में। ठीक है, आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, बट स्टैटिस्टिक्स आप समझ पा रहे होंगे कि इसके अंदर में क्या होता है। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर में जैसे आपने मीन, मीडियन, मोड निकालना सीखा होगा, कुछ बेसिक सीखे होंगे, वही सब चीज़ें हैं, प्लस कुछ एडवांस चीज़ें हैं इसके अंदर। और माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन तो आज हम लोग शुरू कर ही रहे हैं। ये आपके पूरे के पूरे टॉपिक्स हैं इसके अंदर में। माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहले हम आपको आज पोर्शन दिखाते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम पोर्शन पहले आज आपको दिखाते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं इसमें। तो देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, एक इकोनॉमी क्या होती है, या सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये सब चीज़ें क्या होती है आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे। फिर इसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोगों को सीखना, ये अपना अगला चैप्टर है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब, आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसको खरीदें न खरीदें, उसको खरीदना फायदेमंद है या नहीं है, इसके बारे में जानना। एक प्रोड्यूसर कितना प्रोडक्शन करे, एक सप्लायर कितना सप्लाई करे, एक कंज्यूमर कितना डिमांड करे, ये सारी की सारी चीज़ें अपने सिलेबस के अंदर में है। मार्केट किस तरीके से ऑपरेट करता है, क्यों चीज़ों का दाम मार्केट में बढ़ता है या क्यों चीज़ों का दाम मार्केट में घटता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस के साथ में। आइए सुनिए ध्यान से, बड़ा ही मजेदार पोर्शन है। ठीक है, आज एकदम प्योर बेसिक्स हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स होता क्या है? इट रिफर्स टू द स्टडी ऑफ यूजिंग द स्कैर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द मैक्सिमम नीड्स। इट इज द स्टडी ऑफ यूजिंग द स्कैर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई मैक्सिमम नीड्स। हमें लगता है कि आज के समय से ज़्यादा बेहतर और कोई समय नहीं है इकोनॉमिक्स को समझने का। जैसे आज के समय की अगर हम लोग बात करें, क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग स्कैर्स रिसोर्सेज के साथ में ऑपरेट कर रहे हैं? स्कैर्स का मतलब क्या हुआ? जो चीज़ें कम हो, जो चीज़ें लिमिटेड हो। क्या आप कभी सांस लेते वक्त ये सोचते हैं कि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा? हम लोग ऐसा कभी नहीं सोचते। तो क्या उसको हम यूज करते वक्त सोचेंगे? जी नहीं। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी चीज के लिए आज के समय में पैसे खर्च करने हैं, आपको अगर किसी चीज के लिए पैसे खर्च करने हैं, तो आप हमेशा सोच समझ करके करते हैं कि आखिर किस चीज के ऊपर किया जाए। से फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे कहें कि आपके पास में 500 रुपए हैं, जस्ट इमेजिन, ठीक है, कि आज आपके पास में आज अचानक से आपके पेरेंट्स बड़े खुश हो गए या चलो कोई रिलेटिव आ गया और आपको 500 रुपए मिल गए, तो आप इस 500 रुपए का क्या करेंगे? क्या आप ये 500 रुपए
जा करके मात्र होटल में एक्सपेंडिचर कर देंगे या फिर किसी एक जगह पे खर्च कर देंगे या फिर इसको कई चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे? ये बताइए, आर यू गोइंग टू स्पेंड दिस एंटायर ₹500 ऑन जस्ट वन कॉमोडिटी? क्या आप इसको सिर्फ, से फॉर एग्जाम्पल, क्या आप इसको जा करके एक 5 स्टार होटल में सिर्फ खाने के ऊपर में खर्च कर देंगे? आर यू गोइंग टू डू दिस इफ यू हैव ₹500? If you get ₹500, are you going to do this? Yes, no? Come on, fast. Yes or a no? No? ऐसा नहीं करेंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे लिए उस 500 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा है। बट अगर हम कहें कि अंबानी जी के पास में 500 रुपए हैं, क्या वो इस 500 रुपए को, सर उनके पास में तो 500 करोड़ होंगे, 500,000 करोड़ होंगे, ठीक है, उनके पास में बहुत पैसा है, हम कहें उनके पास में 500 रुपया है, क्या वो ऐसा भी कर सकते हैं कि इस 500 रुपए की मात्र एक चाय पी जाए? ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखो, उनके लिए किसी भी रिसोर्स का इस्तेमाल और हमारे लिए किसी भी रिसोर्स का इस्तेमाल, उनके लिए किसी भी रिसोर्स का इस्तेमाल और हमारे लिए किसी भी रिसोर्स का इस्तेमाल अलग अलग हो सकता है। हम अपने रिसोर्सेज का यूज कैसे करते हैं और वो अपने रिसोर्सेज का यूज कैसे करते हैं, वो अलग अलग हो सकता है। तो इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाता है कि आप अपने रिसोर्सेज का यूज कैसे करके करें। हाउ यू कैन यूज स्कैर्स रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग मैक्सिमम नीड्स। हो सकता है अगर हमारे पास 500 रुपए हैं तो हम उससे थोड़ा स्टेशनरी खरीद लें, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट पे भी खर्च कर दें, कुछ स्नैक्स भी परचेज कर लें, कुछ बुक्स भी परचेज कर लें, थोड़ा थोड़ा सब हम कर सकते हैं, लेकिन किसी एक आइटम के ऊपर हम जाकर के 500 की चाय तो नहीं पिएंगे। यस और नो? सो व्हाट डज इकोनॉमिक्स टीच अस? इकोनॉमिक्स टीचेस अस कि हम अपने स्कैर्स रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करते हैं टू सेटिस्फाई मैक्सिमम नीड्स, और ये हर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है। हमारे लिए अलग हो सकता है, अंबानी साहब के लिए अलग हो सकता है, ठीक है। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इट इज द स्टडी ऑफ यूजिंग द स्कैर्स रिसोर्सेज। जो स्कैर्स नहीं है उसके यूटिलाइजेशन के बारे में सोचना ही नहीं है, जो स्कैर्स नहीं है उसके बारे में सोचना ही नहीं है। जैसे अगर हम कहें कि हमारे पास कोई ऐसा रिसोर्स है जो सनलाइट, कभी सनलाइट यूज करते वक्त हम ये थोड़ी सोचेंगे कि सनलाइट खत्म हो जाएगी। सनलाइट इज अनलिमिटेड, फॉर अस इट इज अवेलेबल इन अनलिमिटेड अमाउंट। तो उसको यूज करते वक्त ये थोड़ी सोचेंगे कि सनलाइट खत्म हो जाएगा, तो इट इज नॉट अ स्कैर्स रिसोर्स। लेकिन वो सभी रिसोर्सेज जो स्कैर्स हैं, जैसे अगर हम कहें कि पेट्रोलियम हमारे पास स्कैर्स है, हम उसको एक सही तरीके से यूटिलाइज करना चाहेंगे। हमारे पास पैसा स्कैर्स है, हम उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना चाहेंगे। जैसे आज अगर हमारे पास में स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हो, हम चाहेंगे कि उसको हम केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों पे खर्चा करें, अनइम्पॉर्टेंट पे नहीं। इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस हो जाते हैं स्टूडेंट्स, दो अलग अलग हेड्स हो जाते हैं। पहला हो जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझने से पहले हम चाहेंगे कि आपको ये वर्ड समझाएं, एक इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी क्या होती है, इस बात को हम लोग अच्छे से समझेंगे। ये बताइए सभी लोग, क्या हम ये कह सकते हैं कि इंडिया एक इकोनॉमी है? इंडिया एक इकोनॉमी है, यस और नो? यस और नो? यस, ठीक है, यस यस, हम ये कह सकते हैं इंडिया एक इकोनॉमी है। नाउ क्विकली आंसर, कैन आई से कि वाराणसी भी एक इकोनॉमी है? क्या हम ये कह सकते हैं कि वाराणसी भी एक इकोनॉमी है? जी बिल्कुल सही। ठिक्का, अक्षता, उमंग, ठीक है, संस्कृति और भी जो स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है सबने, ठीक है, बिल्कुल सही, ये सभी इकोनॉमी है। हम इनफैक्ट ये तक कह सकते हैं कि हम अगर जिस बिल्डिंग में हमारा पूरा इंस्टीट्यूशन है, जिस बिल्डिंग में हमारा पूरा इंस्टीट्यूशन है, वो बिल्डिंग भी खुद में एक इकोनॉमी है। कोई सा भी एरिया, इवन आपका जहाँ पे घर है, वो भी एरिया अगल बगल की एक पूरी की पूरी इकोनॉमी है।
कोई सी भी एरिया जहां पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही हो, कोई सी भी एरिया जहां पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही हो। तो जब हम ये शब्द कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो सवाल आता है सर इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या। अब देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम डिफाइन तो नहीं करेंगे, लेकिन एक सिंपल सी इतनी बात बताएंगे कि एनीथिंग विच इज डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। बताते हैं, एक सवाल आया हाउ सर, बताते हैं कि हाउ इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम कह सकते हैं हाउ इट इज एन इकोनॉमी, हम इसके बारे में बताते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी हम कह रहे थे कि एनी एक्टिविटी विच इज डन फॉर द अर्निंग ऑफ लाइवलीहुड। हम आपको बताएं जहां पे मेरा अभी घर है उसके अगल बगल में भी बहुत ढेर सारी शॉप्स हैं, तो ये सभी शॉप्स क्या कर रही हैं, सबके सब कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज दे रही हैं ताकि वो अपना एक लाइवलीहुड अर्न कर सकें, अपनी एक अर्निंग कर सकें। तो ये सभी के सभी अपनी लाइवलीहुड के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रही हैं। कोई गुड सेल कर रहा है, कोई दर्जी का काम कर रहा है, कोई XYZ कोई बार्बर की शॉप है, तो XYZ एक्टिविटी सबके सब करें ताकि सब अपनी अर्निंग कर सकें। तो कोई सी भी एरिया जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी की जा रही है अपने लाइवलीहुड की अर्न करने के लिए, उस एरिया को हम लोग कहेंगे एक इकोनॉमी है। तो व्हाट इज एन इकोनॉमी? एन इकोनॉमी इज एनी एरिया, छोटी एरिया, बड़ी एरिया, मोटी एरिया, पतली एरिया, कैसी भी एरिया, अगर वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी की जा रही है तो वो एक इकोनॉमी है। ठीक है, मतलब जंगल ना हो जहां पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो ही नहीं रही, एक ऐसा एरिया जहां पे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, लोग आपस में बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, कुछ खरीद बेच रहे हैं आपस में, कुछ भी खरीद बेच रहे हैं आपस में, वो एरिया एक इकोनॉमी कहला सकती है। हाँ, इकोनॉमी की साइज बड़ी हो सकती है, पूरा देश हो सकता है, इंडियन इकोनॉमी, यूपी की इकोनॉमी, वाराणसी की अपनी इकोनॉमी, हर एक जगह की अपनी एक इकोनॉमी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया अभी दो डेफिनेशंस अपनी। एक हो गया इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या? इकोनॉमिक्स का मतलब यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई मैक्सिमम नीड्स। यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज जो लिमिटेड है टू सेटिस्फाई मैक्सिमम नीड्स, कम से कम चीज से ज्यादा कैसे पा सकते हैं, क्योंकि जो चीज लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, उसको तो यूज करने में सोचना ही नहीं है, सोचना सिर्फ उसके लिए जो लिमिटेड है। ये था इकोनॉमिक्स। तो यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई मैक्सिमम नीड्स। इकोनॉमी का मतलब क्या? हमने कहा कि कोई भी एरिया जहां पे कोई सी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, कोई सी भी एरिया जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, वो बड़ी एरिया हो सकती है, पूरा देश हो सकता है, कोई स्टेट, कोई सिटी, या कोई लोकल एरिया भी हो सकती है। आई होप ये दोनों बातें क्लियर। आई होप ये दोनों ही बातें क्लियर। कम ऑन स्टूडेंट्स, टेल मी फास्ट, ये क्लियर? इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का मतलब? ठीक, बढ़िया। यस यस यस, दर्शिका यस, चेष्टा यस, ओके ठीक है। टाइपिंग में थोड़ा बहुत हो जाता है ऑटो करेक्ट। आओ सुनो, आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाने वाले हैं। अब हम आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाने वाले हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है और मैक्रो का मतलब क्या होता है, ये समझिए। माइक्रो का मतलब हम लोग ऑब्वियसली समझते हैं, कोई भी छोटी यूनिट हुई तो माइक्रो, और कोई भी बड़ी यूनिट हुई तो मैक्रो। नाम से अगर एक नॉर्मल लॉजिक हम लोग निकालें तो माइक्रो इज स्मॉलर, मैक्रो इज बिगर। ठीक है, अब सुनिए, अगर हम अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, हम अगर अपनी पूरी इकोनॉमी के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब पूरे इंडिया के लिए डिस्कशन हो रही है, पूरे यूपी के लिए डिस्कशन हो रही है, तो उसे हम लोग कहते हैं एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब एक ऐसी इकोनॉमिक्स जो पूरे इकोनॉमी के लिए पढ़ी जाती है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। और आज के दौर में अगर इसको रिलेट करें, जैसे मोदी साहब अभी कुछ दिन पहले टीवी पर आए और उन्होंने आकर के क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे रहे हैं।
उन्होंने अनाउंस किया कि हम 20 लाख करोड़ रुपीस का एक पैकेज दे रहे हैं। 20 लाख करोड़ के उस पैकेज का मतलब क्या था? 20 लाख करोड़ के उस पैकेज का मतलब था कि वो 20 लाख करोड़ रुपए में ज्यादातर पैसा लोन के फॉर्म में बांटेंगे। 20 लाख करोड़ में वो ज्यादातर पैसा लोन के फॉर्म में बांटेंगे। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि लोगों के पास में पैसा जाए, वो लोग बिजनेस कर सकें और इकोनॉमी में पैसे की कमी ना हो। इस वजह से उन्होंने ऐसा कुछ किया। आपको क्या लगता है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा होगा? वो जो उन्होंने स्टडी किया होगा सारा का सारा, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा होगा या माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा होगा? उनकी ये पॉलिसी बनाना मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है या माइक्रो का है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जी ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। बिल्कुल सही, मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हर रोज आती है और कहती है कि हम अपने लोन्स को सस्ता कर रहे हैं। लोन को क्यों सस्ता कर रहे हैं आज के समय में? ताकि लोग आएं और आकर के पैसा ले जाएं। ये अगेन हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। अगर आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आज के सेशन के बाद आप एक बार मोदी जी का वो वाला जो अनाउंसमेंट था जिसमें वो 20 लाख करोड़ रुपए दे रहे थे, उसको सुनिएगा, ठीक है? अभी हम चाहें तो आपको दिखा भी सकते हैं, बस हमको थोड़ा सर्च करके भी कंप्यूटर पे दिखाना होगा, वो आपको दिखा भी सकते हैं, बट आप एक बार चलो सेशन के बाद सुनना। उसमें उन्होंने कहा कि हमारी इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है डिमांड। हमारी इकोनॉमी में एक 5th पिलर उन्होंने कहा था कि होता है डिमांड। डिमांड का मतलब क्या? हमारे पूरे देश में जितना डिमांड किया जा रहा है, हमारे पूरे देश में जितना सामान खरीदा बेचा जा रहा है। जैसे आज अगर हम डिमांड नहीं करेंगे, अगर सामान खरीदेंगे बेचेंगे नहीं, तो आप समझिए अगर हम कोई सामान डिमांड नहीं कर रहे हैं तो सामने वाले की इनकम नहीं हो रही है, और अगर सामने वाले की इनकम नहीं हो रही है तो फिर अगेन वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा तो फिर वो फर्दर और डिमांड नहीं कर पाएगा। मतलब हमारी इकोनॉमी में सामान खरीदा बेचा जाए, ये बहुत ज़रूरी होता है। हमारी इकोनॉमी में डिमांड हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए सरकार ने कहा कि भाई पैसा लो लेकिन इकोनॉमी में डिमांड लेकर के आओ, सामान खरीदिए बेचिए, तभी तो सामने वाले की भी कमाई होगी। अगर आप कोई सामान खरीदेंगे नहीं तो किसी की कमाई नहीं होगी, और जब उसकी कमाई नहीं होगी तो वो फर्दर सामान नहीं खरीदेगा। तो लोगों की कमाई बंद हो जाएगी अगर इकोनॉमी में डिमांड ना हो तो। ये सारी की सारी चीज़ें किसका हिस्सा हैं? ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें किसका हिस्सा हैं? ये सारी की सारी चीज़ें आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो गया? इट रिफर्स टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो गया? अब ये समझते हैं। इकोनॉमी से छोटा कोई भी यूनिट, इकोनॉमी से छोटा कोई भी यूनिट, जैसे अगर हम कहें कि कोई एक स्टूडेंट का हम नाम एक पिकअप करते हैं, नाम कम लोगों का लिखा हुआ है, अक्षता एक जैसे है टॉप पर एक नाम में, तो से फॉर एग्जांपल हम कहें कि अक्षता क्या गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करती है, अगर हम उसको 500 रुपये दे दें, अगर हम इस बात को एनालाइज करना चाहें तो हम एक इंडिविजुअल की डिमांड को स्टडी कर रहे हैं। हम ये स्टडी करना चाहें कि एक इंडिविजुअल सेलर कितना सामान बेचेगा, तो हम एक इंडिविजुअल की सप्लाई को स्टडी कर रहे हैं। तो जब हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं देन इट बिकम्स क्या? इट विल बिकम एन माइक्रो इकोनॉमिक पार्ट। इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा हो जाएगा। तो इकोनॉमी की अगर हम पूरी की पूरी स्टडी कर रहे हैं दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमी से छोटी यूनिट की अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं देन इट बिकम्स माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? पूरी इकोनॉमी की स्टडी, स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, स्टडी ऑफ इकोनॉमी। हमने छोटी सी डेफिनेशन लिखवाई है, हम डेफिनेशंस को छोटा करके और सिंपल वे में प्रेजेंट करने में विश्वास रखते हैं। एंड बिलीव मी, आई हैव बीन टीचिंग फॉर पास्ट मेनी ईयर्स, यू विल नॉट लूज मार्क्स इन इट। हो सकता है कभी कदार आपके स्कूल का टीचर एग्री ना करे, लेकिन आप इसके लिए बोर्ड्स में कभी भी नंबर नहीं गवाएंगे, ठीक है? ये मेरी एश्योरेंस है। इकोनॉमी से अगर आप छोटे यूनिट को कभी भी स्टडी करते हैं तो फिर दैट इज क्या? दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इंडिविजुअल यूनिट को अगर हम लोग स्टडी करें तो उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर को या किसी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को स्टडी करें तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? तो ये हो गया माइक्रो और मैक्रो। पूरी इकोनॉमी को स्टडी करना, पूरी इकोनॉमी के लिए पॉलिसीज बनाना, मैक्रो। और किसी एक इंडिविजुअल बायर को स्टडी करना, कोई एक इंडिविजुअल सेलर को बताना कि तुम्हें कितना गुड सप्लाई करना चाहिए, किसी एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को बताना कि तुम्हें कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, दैट इज माइक्रो।
इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? माइक्रो एंड मैक्रो। चलो, गुड टू सी, आप लोगों ने चीज़ों को बहुत जल्दी पिकअप कर लिया, मतलब आप लोग अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देखो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? इसमें हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि कोई सी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज करती है। इसमें हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कोई सी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज करती है। किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अराइज करने के 3 मेन कारण होते हैं। किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अराइज करने के 3 मेन कारण होते हैं। पहला, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस, दूसरा अनलिमिटेड वांट्स, तीसरा लिमिटेड रिसोर्सेस हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। ये 3 इसके कॉजेज होते हैं, मेन कॉजेज होते हैं। अब इन सब के बारे में एक एक करके एक बार हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले, अगर हम आपसे कहें, जैसे जस्ट थिंक अबाउट इट, ऐसा है नहीं असल में, अगर हम आपसे कहें कि आपके पास में चलो एक जादुई पर्स है और इस पर्स में जब भी आप हाथ डालते हैं हमेशा इसमें से पैसा निकलता है, फिर जब पैसा खत्म हो जाता है फिर आप इसमें हाथ डालेंगे फिर इसमें से पैसा निकलेगा। साहब ये एक जादुई पर्स है, इसमें पैसा कभी खत्म ही नहीं होता है। तो बताओ, आपको पैसे खर्च करते वक्त सोचना पड़ेगा कि हम कहां पैसे खर्च करें? जी नहीं, फिर तो बस उंगली रखा किसी भी सामान पर और वो हमारा हो गया, क्योंकि पैसे बहुत हैं हमारे पास और कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या पैसे खर्च करते वक्त आपको सोचना पड़ेगा? जी नहीं, कुछ नहीं सोचना है। लेकिन अगर हम कहें कि हमारे पर्स में मात्र कुछ चुनिंदा रुपए हैं, तो इन दैट केस हमें उसको खर्च करते वक्त सोचना पड़ेगा कि अगर हमारे पर्स में इस समय 500 रुपए हैं तो हमें उनको कहां कहां खर्च करना चाहिए। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक्स है या जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास रिसोर्सेस स्कैर्स हैं। हमारे पास रिसोर्सेस स्कैर्स हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज आई, अब दूसरी चीज आई, ये जो हमारे पास स्कैर्स रिसोर्सेस हैं, इनके अनलिमिटेड या ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। हम अपने पास में रखे हुए 200 रुपए का इस्तेमाल कई चीजों में कर सकते हैं। इस 200 रुपए से हम कोई किताब खरीद सकते हैं, हम कोई कॉपी खरीद सकते हैं, हम पार्टी कर सकते हैं, हम सिनेमा हॉल जा सकते हैं, आजकल बहुत सी चीजें नहीं भी कर सकते हैं। तो हम इन 200 रुपए से बहुत सी चीजें कर सकते हैं। हमारे पास में बहुत ढेर सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो हमें इस 200 रुपए के बारे में कुछ नहीं सोचना होता अगर हमारे पास ये ऑल्टरनेटिव्स ना होते। अगर एक ही ऑल्टरनेटिव होता कि नहीं, आपको तो इससे सिर्फ और सिर्फ कॉपी ही खरीदनी है, आपको इससे सिर्फ और सिर्फ खाना ही खरीदना है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती। दिक्कत क्यों हो रही है और सोचना क्यों पड़ रहा है कि कौन सी चीज कितनी खरीदें? क्योंकि ये 200 रुपए ही हैं और इन 200 रुपए से कई सामान खरीदे जा सकते हैं, और जो हमारे वांट्स हैं वो भी अनलिमिटेड, हमें चाहिए भी सबका सब। देयरफॉर द रोल ऑफ इकोनॉमिक्स अराइजेस। हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा अनलिमिटेड चीजें, हमको चाहिए जितना मिल जाए उतना कम, और इसी सेम रिसोर्स के इस सेम 200 रुपए के कई ऑल्टरनेटिव यूजेस अवेलेबल हैं। तो इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि आप इस 200 रुपए का सही इस्तेमाल करके कैसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पा सकते हैं, कैसे आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपने पैसे का बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। सो व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? दे आर 3. Number 1, scarcity of resources. Number 2, unlimited wants. Number 3, these scarce resources have number of alternative uses. Limited resources have alternative uses. ये 3 economic problems हैं. These are 3 economic problems. बोलो फटाफट, fast, clear? ओके, यस, हम अपने 200 रुपये अपने पास रख लें। आओ भाई नेक्स्ट पर आते हैं।
देखो, अब आइए देखिए, अब जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं ये बड़ी ही कॉमन सी चीज़ है। हम लोग सीखने वाले हैं कि व्हाट आर दी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। कोई सी भी इकोनॉमी हो, इंडिया की हो, यूएस की हो, रशिया की हो, चाइना की हो, जापान की हो, कोई सी भी इकोनॉमी हो, वो ये 3 तरह के सेंट्रल प्रॉब्लम्स को फेस करती है। कोई सी भी इकोनॉमी इन 3 तरह के सेंट्रल प्रॉब्लम्स को फेस करती है। वो कौन से 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, ये इसके बारे में हम लोग जानते हैं। वो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, how to produce and for whom to produce. What to produce, how to produce and for whom to produce. ये बताइए, आज हमारी इकोनॉमी के पास में जितना भी पैसा है, हमारे देश की सरकार के पास में जितना पैसा है, आपको क्या लगता है ये पैसा हमारी सरकार किन चीज़ों को बनाने में इन्वेस्ट कर रही है? वो आज के समय में दवाइयाँ बनाने में इन्वेस्ट कर रही है या उसको हथियार बनाने में इन्वेस्ट कर रही है? किन चीज़ों को बनाने में ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है? दवाइयाँ बनाने में ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है या फिर हथियारों को बनाने में ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है? जी, मेडिसिन बनाने में आज के समय में ज़्यादा इस पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता अगर हमारी सरकार के हाथ में पैसे हैं, बिल्कुल सही, बोथ, ये भी कहना सही है कि बोथ, दोनों ही को बनाने में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर हमारी सरकार, पहले हम कहें कि 60 करोड़ इन्वेस्ट करती थी ऑन, आई कैन से वेपन्स, और 40 करोड़ स्पेंड करता था ऑन मेडिसिन, तो आज ये रेशियो उल्टा हो गया होगा। आज ये रेशियो हो गया होगा 60 ऑन मेडिसिन एंड ओनली 40 ऑन वेपन्स, जस्ट बिकॉज आज हमारे देश को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे देश को ये ज़रूर से डिसाइड करना होता होगा कि आखिर कौन से रिसोर्सेज बनाएं। ये बताइए, क्या आज के समय में लग्जरी कार्स की प्रोडक्शन बढ़ रही होगी? क्या आज के समय में लग्जरी कार्स की प्रोडक्शन बढ़ रही होगी या फिर ज़्यादातर वो कार्स बनाई जा रही होंगी, लग्जरी कार वाले भी वो कार्स बना रहे होंगे जो कि ज़्यादा इकोनॉमिकल हों? आपने अगर एप्पल के नए आईफोन का ऐड देखा, क्या आप में से किसी ने एप्पल के नए आईफोन का ऐड देखा? उसके अंदर में लिखा हुआ था, जी, उमंग बहुत ही अपडेटेड है, SE करके उसका नाम है। एप्पल का जो नया आईफोन आया है SE करके उसका नाम है, उस एडिशन का नाम है। उसमें उसने एक बात लिखी है, इट इज़ इकोनॉमिकल, बजट में भी आ जाए, जो एक ऐसा फ़ोन जो बजट में आ जाए। आज से पहले हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एप्पल ये कहेगा कि बजट की बात करते हैं। बजट की बात तो वो अपने यूज़र्स के लिए करता ही नहीं था, लेकिन आज एप्पल जैसी कंपनी भी बजट की बात कर रही है, क्योंकि वो सोच रही है व्हाट टू प्रोड्यूस सच अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो कि बजट में आ जाए, टू प्रोड्यूस सच अ काइंड ऑफ बजट जो कि प्रोडक्ट जो कि बजट में आ जाए। क्योंकि आज के समय में शायद हाई एंड मोबाइल्स की उतनी डिमांड नहीं होगी, आज के समय में लग्जरी कार्स की डिमांड नहीं होगी, इकोनॉमिक वाले की ज़्यादा होगी। आज के समय में उन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी जो कि शायद सस्ते में बिक जाएं। आज के समय में मास्क बना सकते हैं क्योंकि मास्क की डिमांड ज़्यादा होगी, सैनिटाइजर्स बना सकते हैं क्योंकि सैनिटाइजर की डिमांड ज़्यादा होगी, जनरल ग्रोसरी की डिमांड ज़्यादा होगी। लेकिन ऐसी चीज़ें जिनकी डिमांड कम हो गई है, हम उनको कम बनाएंगे। कैन यू ऑल कोट एन एग्जाम्पल? हमको मालूम है नालायकों ने पूरी की पूरी चैटिंग भी कर ली, सारे नालायक बच्चे हैं। 38,990 47,000, भाई साहब अभी आप खरीद रहे हैं क्या? तो अभी प्लीज इसको छोड़ दीजिए, ठीक है।
एक बच्चे ने तो दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी दे दिया, यू आर फुली अपडेटेड। साहब ये सब अब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, अब बाकी के डिस्कशन हम कर लेते हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस के बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे थे आज के समय में। अच्छा, आप लोग बहुत क्योंकि डिफरेंट कोई बात नहीं, नॉट एन इश्यू। अब उस नालायक हम ऐसे ही प्यार से अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, ध्यान दो। तो सुनो ध्यान से। हम क्या कह रहे थे कि आप सभी क्योंकि अलग अलग एंड से आते हैं, आप क्या किसी ऐसे प्रोडक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसकी डिमांड बहुत कम हो गई है, ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गई है? किसी एक ऐसे प्रोडक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसकी डिमांड बहुत कम हो गई है? आप में से हो सकता है कि कोई बिजनेस फैमिली से हो या किसी और पर्टिकुलर चीज से हो। जस्ट इमेजिन ऑफ अ प्रोडक्ट, नो इश्यूज, कोई बात नहीं। हाँ, आप बताइए कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी डिमांड बहुत कम हो गई। जस्ट थिंक एन आंसर। हमको मालूम है आप लोग थोड़ा सोच रहे हैं, थोड़ा अगल बगल में देख रहे हैं। कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी डिमांड बहुत कम हो गई है? गोल्ड। आपने ठीक उल्टा बताया, गोल्ड की डिमांड बढ़ गई है और इसका कारण हम आपको आगे जाकर के बताएंगे। बिग फर्नीचर्स कह सकते हैं, बिल्कुल सही। वाई? बिकॉज ये ऐसे जो बड़े बड़े फर्नीचर्स हैं, ये कहीं ना कहीं लग्जरी आइटम्स में आते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं होती है हमको, हम इसको अपने कंफर्ट के हिसाब से खरीदते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, बिल्कुल सही, एकदम सही एग्जाम्पल। कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड कम हो गई है, क्यों? क्योंकि एवरीबडी स्केर्ड कि इट इज़ नॉट वेरी हाइजीनिक, और आज के समय लोग हाइजीन का बड़ा ही ध्यान रख रहे हैं। फास्ट फूड, एग्जैक्टली। तो इन सब चीजों की डिमांड कम हो गई है। तो विल वी प्रोड्यूस दीज प्रोडक्ट्स, विल नॉट प्रोड्यूस दीज प्रोडक्ट्स। तो व्हाट टू प्रोड्यूस विल टेल अस, अब सुनो, लग्जरी कास्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस विल टेल अस कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड। और यूजुअली इसका आंसर सिर्फ एक जगह से मिलता है, इसका आंसर सिर्फ एक जगह से मिलता है, वो है डिमांड। सोचो सभी लोग, क्या बनाएंगे? जिसकी डिमांड होगी वो बनाएंगे, जिसकी डिमांड नहीं है क्यों बनाएंगे, और जिसकी डिमांड हो वही बनाएंगे। कोल्ड ड्रिंक की डिमांड नहीं है, नहीं बनाएंगे। फर्नीचर की डिमांड नहीं है, नहीं बनाएंगे। बना करके करेंगे क्या जब मार्केट में डिमांड नहीं है? बनाएंगे वही जिसकी डिमांड हो। हमने बहुत से ऐसे बिजनेसेस को देखा जो आज के समय बदल रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अपने सिचुएशंस के हिसाब से वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं। तो हम बनाएंगे वो, सर्विसेज देंगे वो जिसकी डिमांड होगी, जिस चीज़ की डिमांड नहीं होगी हम उसको नहीं बनाएंगे। तो व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी प्रोड्यूस, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। हर इकोनॉमी के सामने आने वाला ये पहला सवाल है। अगला सवाल है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में हमसे कहा जाता है कि व्हाट शुड बी द टेक्निक या टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी इकोनॉमी के सामने दो तरह की टेक्नोलॉजीज ब्रॉडली हम कह सकते हैं कि अवेलेबल हैं। एक होता है उसका कैपिटल इंटेंसिव तरीका और एक होता है उसका लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या हो गया? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब हो गया कि आप ज्यादा पैसा लगाते हैं, मशीनरी ज्यादा खरीद लेते हैं और लेबर कम से कम भले इन्वॉल्व करें। और लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑन दी अदर हैंड क्या हो गया? जिसके अंदर में आप ज्यादा से ज्यादा लेबर लगा करके और फिर आप अपने आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू बात समझें तो ये समझिए कि अगर हम खेती करवाते हैं तो खेती करने के दो ऑप्शंस हो सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को अपने यहां पे रखें और उनसे हम खेती करवाएं, या फिर हम मशीन्स ले लें, ट्रैक्टर ले लें और बाकी की इरिगेशन फैसिलिटीज को ले लें और उसके थ्रू हम खेती करवाएं। उसमें हमको लेबर कम हायर करना पड़ेगा। तो हमारे पास में हाउ टू प्रोड्यूस के दो टेक्निक्स हो सकते हैं, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। आपको क्या लगता है इसमें से अच्छा तरीका कौन सा है? आपको क्या लगता है कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव में अच्छा तरीका कौन सा है? आप लोग को लग रहा है कैपिटल इंटेंसिव। आपने कहा कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। सुनिए,
आपको हो सकता है कैपिटल इंटेंसिव लगे, लेकिन मेरे नजरिए से सोचो, हम कौन है? हमें सरकार, हमें सरकार। अब सरकार के नजरिए से अगर सोचो, सरकार ये चाहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएं। आपने हो सकता है क्यों सोचा हो कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा अच्छा है, मतलब ज्यादा कैपिटल लगा करके, ज्यादा मशीनरी लगा करके सर बिजनेस करते हैं, उससे हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा और ये ज्यादा कॉस्टली तरीका है। लेकिन हो सकता है कि सरकार को यह तरीका ज्यादा अच्छा लगे। क्यों? क्योंकि इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ये टाइम भी सेव करेगा आपका, ये भी कहना बिल्कुल सही है। तो देखो, आपकी और हमारी पसंद अलग अलग हो सकती है, किसी के ऊपर कुछ थोपा नहीं जा रहा। हमें अगर जनता की भलाई करनी है, हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक चूज कर सकते हैं, और आपको अगर पैसा कमाना है, आपको प्योरली प्रॉफिट देखना है, तो फिर आप सोचेंगे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जिसमें मशीनरी ज्यादा रखने की कोशिश करेंगे, लेबर हो सकता है कम रखें ताकि हम कॉस्ट को सेव कर सकें। अगेन, हमारी टेक्निक अलग अलग हो सकती है, हमारा अपना फैसला हो सकता है, बट हमको ये भी डिसीजन लेना होगा। तो सुनो, 2 डिसीजन हमको लेने हैं अभी तक में। कौन कौन से? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। क्या बनाया जाए और कैसे बनाया जाए। और हम लोग फिर इसके बाद 3rd क्वेश्चन पर आएंगे, हम आपको इसका टेक्स्ट भी रीड करवाएंगे। गवर्नमेंट विल चूज अकॉर्डिंग टू सेक्टर, ये बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट देखेगी कि हमको किस सेक्टर में कैसे करके बनाना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई एक पर्सन एक ही टेक्निक को चूज कर लेता है, ना ही कि कैपिटल इंटेंसिव का मतलब ये कि सिर्फ मशीनरी और लेबर नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आप कोई भी चूज कर सकते हैं। सरकार का अपना ओपिनियन हो सकता है, आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, आप किसी भी टेक्निक को चूज कर सकते हैं, लेकिन एक टेक्निक को चूज करना है, और ये आपके सामने एक प्रॉब्लम है, एक डिसीजन है जो कि आपको लेना है। क्या डिसीजन आपको लेना है? हाउ टू प्रोड्यूस। एनी टेक्निक कैन बी प्रेफर्ड। आई एम नॉट सेइंग कि कैपिटल इंटेंसिव इज गुड या लेबर इंटेंसिव इज गुड। एनी टेक्निक कैन बी यूज्ड, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, लास्ट अपना जो आज की डिस्कशन का एक टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। जो अपने आज की डिस्कशन का एक लास्ट टॉपिक है, दैट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस में हम लोग क्या कहते हैं? इसमें हम लोग कहते हैं कि आखिर किसके लिए बनाया जाए। फॉर होम टू प्रोड्यूस हम देखो कई अलग अलग सेक्शंस के लिए बना सकते हैं। हम अगर कोई लग्जरी कार बना रहे हैं, हमको मालूम है वो कौन से सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए है। हम अगर कोई सा भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल अगर आईफोन, एप्पल अगर कंपनी आईफोन प्रोड्यूस कर रही है, वो जानती है वो कौन से सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बना रहा है उसको। ठीक है, यूजुअली अपर मिडिल क्लास और हाई इनकम क्लास। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो उस सेक्शन के लिए बना रहा है। एट द सेम टाइम कुछ और कंपनीज हैं लाइक माइक्रोमैक्स, टॉकिंग ऑफ ओनली इंडियन कंपनीज, देयर आर कंपनीज लाइक माइक्रोमैक्स, जो कि देयर आर कंपनीज लाइक जियो, जो कि कुछ मोबाइल फोन्स इस हिसाब से बना रहे हैं कि दे आर वेरी इकोनॉमिकल एंड दे कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वेदर मिडिल इनकम ग्रुप और इवन लो इनकम ग्रुप, वो उनके लिए मोबाइल फोन्स बना रहे हैं। ठीक है, तो यू हैव अ सेक्शन, यू हैव टू आंसर कि आप किसके लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं। फॉर होम टू प्रोड्यूस, वेदर यू आर प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर द हाई इनकम एंड फॉर द लो इनकम पीपल, फॉर बोथ, किसके लिए आखिर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट का बायर कौन होगा, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। जी कंज्यूमर्स के लिए बनाएंगे वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये कंज्यूमर कौन होगा ये तो सोचना होगा ना। अब एप्पल का कंज्यूमर और माइक्रोमैक्स के मोबाइल फोन का कंज्यूमर सेम नहीं होता है साहब, सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये हमारे 3 बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको इसका एक बेसिक आइडिया लग गया हो तो हम लोग इसके टेक्स्ट को रीड कर लें। बोलो, आपको एक बेसिक आइडिया लग गया तो हम लोग इसके टेक्स्ट को रीड कर लें। ठीक है जी, बढ़िया। तो आओ चलो रीड करते हैं फटाफट।
what to produce, how to produce, for whom to produce. What to produce, which product should be manufactured and in what quantity, क्या बनाया जाए और कितनी क्वांटिटी में बनाया जाए. द प्रोडक्ट्स दैट डू नॉट कमांड पॉजिटिव प्राइसेस, मतलब जिन चीजों का दाम बढ़ नहीं रहा होता है, घट रहा होता है, उनको नहीं बनाते हैं. अगर किसी चीज का दाम गिर रहा है मार्केट में, मतलब उस चीज की मार्केट में डिमांड नहीं है, तो उसको नहीं बनाते हैं. विल नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड, मतलब जिन चीजों का पॉजिटिव प्राइस नहीं है, मतलब प्राइसेस घट रहे हैं, उनको नहीं बनाएंगे. एज अ रिजल्ट दोज गुड्स विच हैव पॉजिटिव प्राइसेस, मतलब ऐसी चीजें जिनका दाम बढ़ रहा होता है, हम लोग उनको बनाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस. नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस. हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या कि आप कौन सा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अडॉप्ट करेंगे. ए, इट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड बी, देयर इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. एक हो गया लेबर इंटेंसिव और दूसरा हो गया कैपिटल इंटेंसिव. द चॉइस ऑफ टेक्निक विल डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कौन सी चीज के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ रहा है. अगर आप लेबर हायर करते हैं तो आपको कितना पैसा देना पड़ रहा है, और अगर आप आई कैन से मशीनरी लेते हैं तो आपको कितना पैसा देना पड़ रहा है. तो द चॉइस ऑफ टेक्निक विल डिटरमाइन कि आप कौन सा टेक्निक फॉलो, द प्राइस ऑफ टेक्निक विल डिटरमाइन कि आप कौन सा टेक्निक फॉलो कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट, दैट इज इफ लेबर इज चीप एंड कैपिटल इज एक्सपेंसिव, अ लेबर इंटेंसिव टेक्निक विल बी कंसिडर्ड एंड वाइस वर्सा. अगर लेबर सस्ता है तो हो सकता है आप लेबर को प्रेफर करें, अगर कैपिटल सस्ता है तो फिर आप कैपिटल को प्रेफर करेंगे. ठीक है. चलिए नेक्स्ट, अगला है फॉर होम टू प्रोड्यूस. फॉर होम टू प्रोड्यूस में हम लोग कहते हैं द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल. कमोडिटी कैन बी कंज्यूम्ड ओनली बाय द पीपल हु हैव मोर परचेजिंग पावर. आप उसी के लिए बनाएंगे जनरली जिनकी परचेजिंग पावर हो, जो उस सामान को खरीद सकते हैं या जो उस सामान को खरीदना चाहते हैं. द परचेजिंग पावर ऑफ द ओनर ऑफ कैपिटल इज डिटरमाइंड इन सेम वे. आप इस लाइन को स्किप कर दीजिए. Thus it relates to determining the price of every commodity and every factor of production. अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा. फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर हमने आपसे क्या कहा कि आप ये बताते हैं कि हम प्रोडक्ट किसके लिए बनाएं. हम प्रोडक्ट उसके लिए बनाएं जिसके पास में परचेजिंग पावर हो, जो उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है. फिर उसके बाद इसमें हम लोग ये भी कहते हैं कि आप प्रोडक्ट कैसे करके बनाएं या किस तरीके से उसके पैसे को बांटें. आप प्रोडक्ट कैसे बनाएं या कैसे करके उसके पैसे को बांटें, इसका क्या मतलब बनता है, इसके बारे में आप ध्यान से समझिए. बस ये 2 मिनट की डिस्कशन अपनी और है. हमने कहा कि आप हो प्रोड्यूसर. क्या आपने प्रोडक्शन के लिए कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया होगा, और क्या आपको ये याद है, आई एम श्योर कि आप लोग को ये मालूम होगा कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. प्लीज टेल मी कि वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं. एवरीबडी प्लीज टेल मी कि वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं. ठीक है. लैंड, लेबर, कैपिटल, लास्ट याद है किसी को? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. 4 फैक्टर्स होते हैं. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. ठीक है, बिल्कुल सही. दर्शिका, रेडमी. लैंड, लेबर, कैपिटल, इलेक्ट्रिसिटी. बेसिकली कैपिटल से खरीदे जाने वाली सारी चीजें उसी में आ जाती हैं. तो हम कह सकते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. ये 4 आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. मतलब जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं चारों लोगों के बीच में बट जाता है. एंटरप्रेन्योर मतलब जो उसका ओनर है वो आखिर में क्या ले जाता है, वो आखिर में ले जाता है प्रॉफिट. लैंड के बदले हम लोग क्या पे करते हैं, लैंड के बदले पे करते हैं रेंट. लेबर के बदले क्या पे करते हैं, लेबर के बदले पे करते हैं वेजेस. और जिसने पैसा लगाया है, जो कैपिटल लगाता है, जो मनी इन्वेस्ट करता है उसमें, वो अपने कैपिटल के बदले लेता है इंटरेस्ट. और जैसा कि हमने आपसे लास्ट में कहा, जो उसका मालिक होता है,
जो उस बिजनेस को रन कर रहा होता है वो उसका लेता है प्रॉफिट। तो से फॉर एग्जाम्पल हमने कोई सामान 20 रुपए का सेल किया। किसको सेल किया? कंज्यूमर को सेल किया। किसको सेल किया? कंज्यूमर को सेल किया। तो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर के पास में कितने पैसे आए? 20 रुपए आए। अब बताओ ये 20 रुपए वो किस में बांटेगा? वो 20 रुपए को बांटेगा अमंग लैंड, रेंट के फॉर्म में, कुछ पैसा देगा वेजेस के तौर पे, कुछ पैसा देगा इंटरेस्ट के तौर पे, और बाकी जितना भी पैसा बचा जो उसका प्रॉफिट का है वो एंटरप्रेन्योर ले जाएगा। तो हमारा ये पूरा का पूरा 20 रुपया, मान लो हमने 5 रुपए का रेंट दे दिया, 8 रुपए के वेजेस दे दिए, 4 रुपए का इंटरेस्ट दे दिया, 8 5 13 4 17 और 3 रुपए का बचा हुआ प्रॉफिट हमने रख लिया। तो इस तरीके से हमने अपने 20 रुपए का बंटवारा कर दिया। तो हम अपने आउटपुट या फिर इस पैसे का बंटवारा कैसे करते हैं? हम अपने आउटपुट या पैसे का बंटवारा कैसे करते हैं? अच्छा, एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है हम ये बता दें। शायद एंटरप्रेन्योर शब्द आपके लिए थोड़ा नया है। एंटरप्रेन्योर का मतलब हो गया जो उस बिजनेस को चला रहा है, यूजुअली जो उस बिजनेस का ओनर होता है। जैसे अगर आप एक बिजनेस चलाते हैं और आप उसके एकमात्र मालिक हैं तो आपको कहा जाता है प्रोप्राइटर, जो एक सिंगल ओनर होता है। जैसे अगर किसी की दुकान है तो उस दुकान का जो मालिक होता है वो उसका एंटरप्रेन्योर होता है। और जो उस बिजनेस में पैसा लगाया जा रहा है उसे कैपिटल कहा जाता है। उस पैसे के ऊपर जो भी खर्चा हो रहा है या उस पैसे को लगाने से जो भी खर्च हम कर रहे हैं, उसके बदले हम इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहे हैं या उस कैपिटल को लगा करके, उस पैसे को लगा के जो भी खर्च कर रहे हैं, चाहे वो हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हम खर्च करते हैं, कोई सा भी XYZ छुटपुट खर्चे, सब के सब कैपिटल के खर्चे में आ जाते हैं। लेबर मतलब जो भी हम लेबर मतलब जो भी हम वेजेस या सैलरीज के फॉर्म में दे रहे हैं, और लैंड का मतलब जो भी हम रेंट पे कर रहे हैं। तो अगर हमने 20 रुपए का प्रोडक्ट बेचा है तो ये 20 रुपया हम कहीं ना कहीं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के बीच में बंटवारा कर देंगे। किसी को रेंट के फॉर्म में थोड़ा पैसा दे देंगे, कुछ पैसा वेजेस के फॉर्म में बट जाएगा, कुछ पैसा इंटरेस्ट के फॉर्म में बट जाएगा, जिसमें रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे खर्चे आ जाएंगे। उसको इंटरेस्ट ही कहते हैं, अजीब सा नाम है बट यही नाम है। और लास्ट में जितना भी आप समझिए खर्चा करने के बाद पैसा बचेगा वो प्रॉफिट कौन ले जाएगा? एंटरप्रेन्योर। तो ये जो पैसे का बंटवारा होता है इसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इट इज डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम कितना प्राइस किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बांट रहे हैं, इस चीज को डिसाइड करना भी एक फॉर होम टू प्रोड्यूस के सवाल में आता है। फॉर होम टू प्रोड्यूस का एक सिंपल सा मतलब हमने आपको सिखाया, क्या? किसके लिए सामान बनाया जाए। वो बड़ा ही सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन था, उससे भी आपको 3 में से 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। बट कई बार एक और डेफिनेशन होती है जो इसके लिए दी जाती है, ये इसकी सेकंड डेफिनेशन हम कह सकते हैं। इसमें कहा जाता है कि अगर हम कुछ प्रोडक्शन करते हैं, कोई आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, तो उस आउटपुट को हम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बांटते हैं। 20 रुपया अगर हमारे हाथ में आया तो ये 20 रुपया पूरा मेरा नहीं है। इस 20 रुपये को हम इससे कुछ वेजेस का जो पैसा था वो बांट देंगे, कुछ पैसा जो रेंट का था वो बांट देंगे, कुछ पैसा जो इंटरेस्ट का था वो बांट देंगे, बाकी बचा पैसा हमारा अपना प्रॉफिट हो जाएगा, जो बिजनेस का मालिक था उसका हो जाएगा। ठीक है, तो कितना पैसा किस में बांटते हैं, इस प्रॉब्लम को भी हम लोग फॉर होम टू प्रोड्यूस कहते हैं। बताइए सभी लोग, क्या ये क्लियर हुआ? ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा माइंड इन्वॉल्विंग था, बट आई होप हम आपको समझा पाए। चलो ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा एक्स्ट्रा, बट आई होप आप इसको समझ पाए। स्टूडेंट्स, असली मज़ा अपना नेक्स्ट सेशन से शुरू होगा। बड़ा ही मज़ेदार सा टॉपिक है जो कि हम नेक्स्ट सेशन से शुरू करेंगे। नेक्स्ट सेशन से ये तो बस एक थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे थे। ये इंट्रोडक्शन आपको एक बार स्टैटिस्टिक्स में दोबारा सुनने को मिलेगा जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सेशन से हम लोग अपना एक मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर से शुरू करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स के सेशंस अपने शुरू हो गए हैं स्टूडेंट्स।
तो नेक्स्ट सेशन से हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए फॉर कमिंग अराउंड 3 days मेरे ही सेशंस चलेंगे, ताकि आप एक बार जो हम लोग की स्टाइल ऑफ टीचिंग है, जो एक पैटर्न है, उससे थोड़ा सा आप एक यूज टू हो जाए। टाइमली आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 6:30 पे सेशन है, तो फिर आई सजेस्ट कि आप 5 मिनट पहले से ज्वाइन कर लीजिएगा। 6:30 पे अपना नेक्स्ट सेशन बैंग ऑन शुरू हो जाएगा। आज क्योंकि आप लोगों को ज्वाइन करना आ गया और देखना आ गया, तो चीज़ें थोड़ी अब आसान हो जाएंगी फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स। सो 6:30 इज गोइंग टू बी आवर टाइमिंग फ्रॉम नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स, ठीक है। ये अपना नेक्स्ट सेशन से टाइमिंग हो जाएगा। होपफुली आपको आज का सेशन समझ में आया, जिसमें हम लोग ने इकोनॉमिक्स, माइक्रो, मैक्रो इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं, इसके बारे में सिखाया, ठीक है। ऐप आप सभी लोगों ने डाउनलोड कर लिया है? हम लोग का ऐप आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है? ठीक है जी, बढ़िया। तो जो भी हमारे काउंसलर आप लोगों से कांटेक्ट कर रहे होंगे, वो आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे कि आप लोग उस ऐप पे इस सेम रिकॉर्डेड लेक्चर को कैसे देख सकते हैं, वापस से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन, इट वाज ग्रेट। कल के सेशन में मिलते हैं और कुछ नए टॉपिक्स के साथ में, ठीक है। एंजॉय, बाय। कोई डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे, कुछ पूछना चाहें अगर आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। नहीं, इट्स ओके।